हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्कृष्टि चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बीएड क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का आने वाले एग्जाम में भी रिपीटेशन हो सकता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं यूपी बीएड 2020 में आने वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यह पेपर काफ़ी इजी लेवल भी कह सकते हैं और थोड़ा सा टफ लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं इस पेपर में, तो इससे कहा जा सकता है पेपर थोड़ा सा करंट अफेयर्स में ऊपर लेवल का था। जैसे कुछ क्वेश्चन 2017 के भी आए हैं, तो इसलिए इस पेपर में हम इन्हीं प्रश्नों को सभी प्रश्नों को देखेंगे। आइए डिस्कस करते हैं पहले इतिहास के प्रश्न। रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने काफी रचनाएं लिखी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न ये था मध्यकालीन भारत से। और भी प्रश्न है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने समाप्त की? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। लेकिन द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब था एक प्रकार से दो तरीके से शासन संचालित करना। जैसे ब्रिटिश टाइम पर भारत में दो तरीके से शासन संचालित होता था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत काफी पुरानी मानी जाती है, जो लगभग 1773 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने समाप्त की? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर प्रश्न आए भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किसने समाप्त की, तो भारत में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में। भारत में द्वैध शासन की समाप्ति 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। एक प्रश्न आया था, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में कौन सा आंदोलन किस जगह एवं कब किया था? महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में
महात्मा गांधी ने 1918 में कौन सा सत्याग्रह किया? चंपारण बिहार। एक प्रश्न आया था क्विट इंडिया मूवमेंट से भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों आप सभी से मेरा प्रिय निवेदन है, आप सभी अगर आपका पेपर किसी महत्वपूर्ण डेट को है तो आप उस डेट की तारीख के जो भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आने के चांस काफ़ी रहते हैं। ऐसे ही जैसे पेपर बीएड का 9 अगस्त को हुआ तो उस पेपर में एक क्वेश्चन आया था भारत में छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत में 8 अगस्त से हुई थी। तो पेपर 9 अगस्त का था, लेकिन क्वेश्चन उससे संबंधित ही पूछ लिया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जो भी पेपर आप देने जाए, अगर आपका पेपर किसी ऐतिहासिक डेट को पढ़ता है तो आप जरूर उस डेट के बारे में जानकारी अवश्य रखें। आइए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन को ही भारत का एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में भारत के बड़े मात्रा में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह आंदोलन एक प्रकार से व्यापक मात्रा में छात्रों, भारत के शिक्षित वर्ग के प्रबुद्धजनों लोगों भी इसमें शामिल हुए। तो यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था इसलिए क्योंकि इसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े भारत के कांग्रेस के नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन यह आंदोलन फिर भी बंद नहीं हुआ। इसका एक प्रमुख कारण यही था क्योंकि उस टाइम पर लोगों में एक प्रकार से स्वतंत्रता को प्राप्त करने की एक अपने मन में आज़ादी की बहुत उत्कंठा थी, इसीलिए यह आंदोलन एक बड़ी मात्रा में चलाया गया। लेकिन यह आंदोलन कांग्रेस के नेताओं एवं अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा जेल में बंद करने के बाद भी यह आंदोलन नहीं हुआ। इसी से इस आंदोलन की हम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्रश्न आए भारत वर्ष 2020 में यह आंदोलन कितने साल पूरे कर चुका है, तो इस 2020 में यह आंदोलन 78 वर्ष पूरे कर चुका है। इस वर्ष इसकी 78वीं पुण्य पूरे हो चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा मैंने अब तक जो भी 6 मार्क प्रश्न करवाया है उसमें से जो अधिकतर क्वेश्चनों की फ्रीक्वेंसी है वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। ऐसा बात नहीं है प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत से प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक भारत के प्रश्नों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए
सबसे पहले जो आप प्रायोरिटी देंगे आधुनिक भारत के इतिहास को, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास को। वैसे तो अपने आप में तीनों ही इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो आपको उससे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस आपको मिलेंगे। आइए हम करते हैं B.Ed पर्सनल में 3 बुक पूछी गई थी, उन बुकों के लेखक के राइटर्स कौन है, उन बुकों के बारे में देखते हैं। आइए माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। दोस्तों यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किताब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा लिखी गई थी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी। दोस्तों यह प्रश्न इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर से काफी जुड़े हुए रहे हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न इसलिए पूछ लिया गया है। तो यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। आगे DEO का एग्जाम है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, तो ये प्रश्न उन एग्जाम में उस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें अवश्य नोट करिए। एक पुस्तक थी रॉबर्ट एक्सिन। रॉबर्ट एक्सिन, इस पुस्तक के राइटर थे सादत हसन मंटो। रॉबर्ट एक्सिन, सादत हसन मंटो। यह दूसरा प्रश्न था बुक के। तीसरी बुक का नाम था आ हिंदू व्यू इन लाइफ। तीसरी बुक का नाम था ए हिंदू व्यू इन लाइफ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसलिए इन्हें शिक्षक दिवस का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए हिंदू व्यू इन लाइफ, और आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में अवश्य पढ़िए, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं 2 बार उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति बने, तो इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न काफी पुराने भी पूछे गए थे, काफी नए भी पूछे गए थे, तो इसीलिए करंट अफेयर्स का कोई अपना निश्चित एरिया नहीं है, लेकिन अगर आप 11 एग्जाम से डेट से पहले 11 महीने के करंट अफेयर्स कवर करते हैं तो उसमें से आपको काफ़ी मात्रा में प्रश्न मिल सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी, आप 11 माह के करंट अफेयर्स का उससे किसी भी एग्जाम में पढ़कर जाए। ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में आप जैसे SSC का एग्जाम है, उसमें आप 6 माह के करंट अफेयर्स से भी काम चल सकता है, एक आधा पर्सन आउट ऑफ डेट हो जाता है,
जो 6 माह से बाहर जाता है, लेकिन 6 ऑनलाइन पेपर्स में ज़्यादातर 6 माह का करंट हो जाता है। इसीलिए आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न को। दो 2017 उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भर्तृहरि मेहताब जी को दिया गया है। भर्तृहरि मेहताब जी बीजेडी से ओडिशा से सांसद है। भर्तृहरि मेहताब जी संसदीय आचरण के लिए आप पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि आप किसी भी सांसद ने संसद में कितनी आचरणशीलता दिखाई है एवं अपने कार्य को लेकर वे कितने सजग रहे हैं और संसद की बैठक में कितना हिस्सा लिया है। बीजेपी के सांसद है बीजू जनता दल, जो श्री नवीन पटनायक जी की पार्टी है। बीजेडी बीजू जनता दल ओडिशा की राजकीय पार्टी है। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दोस्तों, अगर उत्कृष्ट सांसद पुरस्कारों के पिछले पुरस्कारों की बात करें तो इनसे पहले किसे दिया गया, उसके बाद किसे दिया गया। इस पुरस्कार को 2014 में बीजेपी के सांसद, 2013 में इस पुरस्कार को श्रीमती नजमा हेपतुल्ला को यह पुरस्कार दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है। एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। एनसीईआरटी की बुक्स भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए होते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से नहीं। अगर आप एनसीईआरटी किताबों को पूरी तरीके के साथ पढ़ेंगे तो ये किताब आपको और भी कई एग्जाम में बेनिफिट दे सकती है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी के अध्यक्ष के बारे में। एनसीईआरटी के अध्यक्ष ऋषिकेश सेनापति जी है। एनसीईआरटी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, जो 2020 में भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जो श्री के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में कंप्लीट हुई है। नई शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति यह देश की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बनी थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी शिक्षा के विकास के लिए। शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है देश में शिक्षा के और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, शिक्षा में आधुनिकीकरण को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा नीति में समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। 1986 में श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दूसरी शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हुआ। 1992 ईस्वी में
शिक्षा नीति में संशोधन हुआ पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में। पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना के बारे एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 ईस्वी में है। 5 प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, भारत दुग्ध उत्पादन में किस वर्ष तक अपना दुग्ध उत्पादन दोगुना कर देगा। यह प्रश्न था बजट सत्र से। बजट सत्र में जो मुख्य अभिभाषण होता है उससे यह प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि बजट सत्र में जो भी अभिभाषण में मुख्य बातें कही जाती है उन सबको हमें या तो नोट्स बना लेना चाहिए या लिख लेना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा। भारत ने दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक लगाया है। भारत के बजट के अभिभाषण में यह बात कही गई। दोस्तों आपको बता दें, भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि भारत एक पशुओं का देश है। भारत को मवेशियों का देश भी कहा जाता है। भारत में पशु बड़ी मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों हाल ही में 7वीं पशु जनगणना हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या भारत में उत्तर प्रदेश में थी। पशु बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशु अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि का भारतीय व्यवस्था में 15% योगदान है जीडीपी में। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 15% योगदान है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न। आइए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये बीएड के एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीएड का एग्जाम वापसी उसकी जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट होती है वह वहीं आपसे ले ली जाती है। इसीलिए जो यह प्रश्न है हमारी स्मृति पर आधारित है। जो भी प्रश्न हमें मिले हैं, किसी से हमने डिस्कस किया है, पूछे हैं, तो ये प्रश्न वही है। लेकिन सारे प्रश्न एग्जैक्ट वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अपनी तरह से एक भी प्रश्न का हमने अपनी तरीके से एक भी प्रश्न नहीं बनाया है। कई बार क्या होता है वीडियो में कोई दूसरे प्रश्न बना देते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। जो भी एग्जैक्ट बीएड
डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आपको बीएड एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बीएड एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में पेपर 1 में पहले 50 क्वेश्चन जी के जनरल अवेयरनेस से संबंधित होते हैं, और पेपर 2 में इसमें 50% हिंदी के भी आते हैं। और पेपर 2 में 50 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रेजुएशन में आपका जो भी स्ट्रीम रही है उससे रिलेटेड आएंगे, और 50% आपसे वे पूछे जाएंगे जो आपने मैथ रीजनिंग, आपकी तर्क शक्ति कितनी मजबूत है, और आपका मानसिक अभिरुचि से प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे पेपर में। 50% आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड, और 50% आपसे मैथ रीजनिंग। लगभग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन 25-25 लगभग होते हैं। और पहले पेपर में 50% जनरल अवेयरनेस या आप जीके भी कह सकते हैं, और 50% हिंदी से पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से यह एग्जाम टोटल 400 नंबर का होता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ बताया बीएड के पैटर्न के बारे में। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय पर उपस्थित न हो तो उस परिस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? यह अपना में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए।
अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो पैनल होता है उसमें 5 न्यायाधीश कार्य करते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश। इसी से कॉलेजियम व्यवस्था का निर्माण होता है। कॉलेजियम व्यवस्था भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की चयन प्रक्रिया होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ एवं भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यह प्रश्न 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर प्रश्न आए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था एवं बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। दोस्तों, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस टाइम पर ही यह लागू क्यों नहीं हुआ? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था क्योंकि भारत की 26 नवंबर कोई महत्वपूर्ण तिथि नहीं थी, इसीलिए भारत ने 26 जनवरी को इसके स्वतंत्रता दिवस लागू करने की तारीख के रूप में चुना, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में के लाहौर अधिवेशन में ही भारत ने प्रथम स्वतंत्रता की मांग की थी। इसीलिए इसकी तारीख 26 जनवरी की गई। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ एवं 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस 19 से पहले इस दिवस को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान दिवस को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी सिफारिश श्री एल.एम. सिंघवी जी ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को वीडियो रिपीट करके अवश्य देखिएगा। तीसरा प्रश्न था, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति नहीं बने? श्री आर वेंकटरमन, कृष्णकांत, हिदायतुल्ला, नन ऑफ दीज। तो कृष्णकांत जी कभी उपराष्ट्रपति तो रहे लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बने, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों, एक प्रश्न था, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं? तो आइए देखते हैं उस प्रश्न के बारे में। इनमें से कौन पीएम प्राइम मिनिस्टर भारत के लोकसभा सदस्य रहे हैं? दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा भारत के लोकसभा सदस्य नहीं रहे। एच.डी. देवगौड़ा जी भारत के राज्यसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल भारत के अल्पकालिक समय में प्रधानमंत्री रहे। यह 1997 में प्रधानमंत्री बने थे एवं लगभग 1 साल का इनका कार्यकाल रहा। श्री चंद्रशेखर जी ऐसे सदस्य थे
जो लोकसभा से चुने गए थे। मनमोहन सिंह जी भी भारत के 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। दोस्तों चंद्रशेखर जी 7 बार सांसद चुने गए। इन्हें एक बार ही चुनाव में हार मिली थी 1984 ईस्वी में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से सेट की जाती है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन कम होगा। तो आप अगर प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री के कर्म को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े एवं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करना भी अवश्य महत्वपूर्ण है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी, हिस्ट्री एवं करंट अफेयर के। आइए हम कुछ हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पृथ्वी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। दोस्तों तत्सम एवं तद्भव में मुख्य अंतर यह होता है, तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमारी भाषा में आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं एवं तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं। जैसे किवाड़ हमारी भाषा में है एवं कपाट संस्कृत भाषा में है। तो तत्सम और तद्भव में मेन अंतर यही है, जो हमारी भाषा के शब्द है वे तत्सम शब्द है और जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द है वे तद्भव। तद्भव का मतलब तत् से उत्पन्न हुए, तद्भव। इसीलिए पृथ्वी का शब्द है तत्सम, पृथ्वी शब्द है तत्सम न कि तद्भव। एक प्रश्न पूछा गया था, अंबर का विलोम शब्द क्या है? शब्द निम्न में से कौन सा है? धरा, भूमि, अग्नि, अचला। तो अंबर का मतलब होता है आकाश, ऊंचा, एवं धरा धरती, भूमि, अग्नि, धरा। देखिए वैसे तो इसके जो है विलोम शब्द हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में अग्नि ना होता तो हम धरा भी राइट पर टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में अग्नि है तो इसीलिए अग्नि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ही हम अग्नि को ही टिक करेंगे।
कवि कौन है? तुलसीदास? तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास जो है अवधी भाषा के कवि है। कबीरदास जी भी ब्रज भाषा के कवि नहीं है। कबीरदास जी मूल रूप से खड़ी बोली के कवि है, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। जयसी 20 का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जयसी इनके समकालीन नहीं है। ये बहुत पुराने टाइम पीरियड में आया, लगभग इनका 900 के आसपास, 900 ईस्वी के आसपास। एवं इसका सही आंसर होगा सूरदास जी। सूरदास जी ने ही सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा में कविताएं लिखी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। दोस्तों कुछ प्रश्न बीएड के पेपर में ऐसे भी पूछे गए थे जो रिपीट थे अपने आप में ही। एक प्रश्न था निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। इस प्रश्न को बीएड के पेपर में 2 बार, एक ही एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में भी। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? वाचनालय, चक्रपाणी, पावक, पशु। दोस्तों यह प्रश्न बीएड के पहले पेपर में ही 2 बार रिपीट किया गया था। यह प्रश्न वाचनालय, चक्रपाणी, पावक, पशु। वाचनालय, वाचन फलशाल्य, यह भी योग रूढ़ शब्द है। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, यह भी रूढ़ शब्द है। पावक, पा प्लस पावक, पा जमा आवक, यह भी योग रूढ़ शब्द है। पशु, पशु ही इसमें रूढ़ शब्द है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, पशु। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। निम्न में से किसे प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है? सुकुमार कवि सुंदरानंद पंत जी है। इन्होंने प्रकृति के बारे में काव्य रचनाएं लिखी है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। एक प्रश्न और देख लेते हैं। काव्य में कुल कितने वेद है? काव्य में कितने वेद है? तो काव्य में 2 वेद है, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। खंड काव्य महाकाव्य उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी कथानक या नायक का जीवन का विस्तृत वर्णन होता है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। दोस्तों एक प्रश्न यह भी पूछा गया था, निम्न में से महाकाव्य में
कथानक के जीवन का कैसा वर्णन किया जाता है, जीवन का वृहद वर्णन, जीवन का आंशिक वर्णन या उसके जीवन का एक भाग का वर्णन यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो महाकाव्य ऐसा महाकाव्य होता है जिसमें किसी नायक के पूरे जीवन का वृहद रूप से वर्णन किया जाता है, उसकी सारी जीवन लीलाओं को उसमें समाहित किया जाता है। और खंडकाव्य ऐसा महाकाव्य होता है जो किसी नायक के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, तो उसे खंडकाव्य कहते हैं। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इनमें अवश्य अपने नोट्स बनाएंगे, हम लिखेंगे, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अतुल स्टडी चैनल में ऐसे ही हम आगे आपको और भी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।